बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विस्थापन करना इतना आसान नहीं है। जोशीमठ में आज भी 700 परिवार पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं और वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिससे कहा गया था कि आपको भी स्थापित किया जाएगा। इतनी भारी संख्या में इसको पैसे कैसे किया जाए, ये उनका कहना है। हम एक और कमेटी यहां बनाने जा रहे हैं जिससे हमारे संघ विधायक और जियोलॉजिस्ट भी होंगे और विधायक विक्रम सिंह नेगी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे। करण महरा ने कहा कि उनका ये आज 5वां दौरा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मांग की है कि जो प्रोजेक्ट अभी जोशीमठ और चार धाम में चल रहे हैं उनको रोका जाए। चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके। 7 महीने पहले करीब यहाँ के अस्पताल में जो नागरिक चिकित्सालय है उसमें वो धंस रहा था, उसमें क्रैक्स आई थी। उस समय भी हम लोग जोशीमठ में थे। तो ऐसा नहीं है कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है। दिक्कत यह है कि जो तात्कालिक विधायक थे, जब इसका खराब रूप सामने आने लगा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए था कि उन्होंने जब यहाँ के एनजीओज ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो 2021 से लेके वो अभी तक कहाँ थे, उन्हीं की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए, विपक्ष से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जो भी ये बातें सामने आ रही है, सरकार इसका परीक्षण करवा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को जोर दिया है कि इसके कारणों का भी पता लगाया जाए, क्या क्या कारण इस आपदा के हैं और निश्चित रूप से भविष्य में इसकी सावधानी बरती जाए कि इस तरह की दिक्कतें जो आगे ना आए। तो जोशीमठ को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चिंतित नजर आ रही हैं। एक और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर पीड़ितों से मिले, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ का दौरा किया। आपको बता दें कि वहां के हालातों का उन्होंने जायजा भी लिया है। बताते चले कि प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे रेलवे परियोजना हो या जल विद्युत परियोजना, इसके लिए परीक्षण कराने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको यहां यह भी बता दें कि उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सरकार की ओर से प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने शुरुआती दौर में ही लापरवाही की है, जब लोगों ने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और उसके बाद सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने सरकार को लेकर भी तमाम तरह की बातें की हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी मौका है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे। देखिए, मैं जोशीमठ गया था, जिस तरीके से वहां पर तबाही हुई है उसका आकलन जो है शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। मैं जब गया तो मैंने देखा तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान और जो लोगों के घर थे उसमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई थी। लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके जो है अन्यत्र गए हुए थे। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, वहां पर जो मुझे लोगों ने बताया कि वहां पर खाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो जोशीमठ में जिस तरीके से लोगों का हाल बेहाल हो गया और इसी कड़ी में पक्ष विपक्ष दल के तमाम जो नेता हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़ितों से मिले हैं प्रीतम सिंह। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ितों से बातचीत की, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से हालात दिन पर दिन बदतर हो गए हैं और लोगों का भूदसाव को लेकर बुरा हाल है। यहां पर कई घरों में दरारें भी आ चुकी हैं और हालांकि लगातार सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जोशीमठ मामले में पक्ष विपक्ष सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं।
तो खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जोशीमठ भूदसाव क्षेत्रों से उन सभी भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए जो असुरक्षित हैं और जिनमें दरारें भी आ चुकी हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अविलंब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रहे भूदसाव को देखते हुए ही मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कहा है कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में जोशीमठ भूदसाव के संबंध में शासन में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र को अविलंब खाली कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। तो उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोशीमठ भूदसाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और जहां भी घरों में दरारें पड़ चुकी हैं उन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से भूदसाव को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ी है। हालांकि इस दौरान बैठक में यह भी कहा गया कि एक एक मिनट ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने यह बैठक की थी और यह हम आपको बैठक के दौरान की तस्वीरें राजधानी देहरादून से दिखा रहे हैं। जोशीमठ भूदसाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक थी और बैठक में सबसे बड़ी बात यहां ये कही गई है कि एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है और जिन घरों में दरारें आ रही है या फिर जिन घरों को चिन्हित भी किया जा चुका है उन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। मुख्य सचिव ने ये बैठक ली थी। बैठक के दौरान की तस्वीरें, इसमें तमाम उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। उच्च अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की ये बैठक और जोशीमठ भूदसाव को लेकर ये बैठक काफी अहम भी थी। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की तस्वीरें और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने ये बैठक ली थी। राजधानी देहरादून में यह बैठक हुई और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जोशीमठ के साथ साथ अब उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी दरारें देखने को मिलने लगी है। कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर भी लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर है। भूवैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य प्रदेश में दिख रही दरारों का मुख्य कारण है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों के ऊपर ना होकर मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं और जब अधिक निर्माण इन इलाकों में किया जाता है तो जमीन धंसने लगती है। जहाँ जहाँ ये ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहां ये चीजें हो रही है। कर्नाटक में इससे पहले आपने सुना नहीं, मैंने आपके पहले बात बोली ना कि हमारा हिमालय का जो लोअर एरिया है ना वो मैक्सिमम जो है या तो रिवर टेरेस में बसे हुए हैं जहाँ कभी रिवर थी आज रिवर नहीं है, या हमारे जो है लूज मटेरियल बसे पड़े हुए हैं। तो हमें उसी अनुसार उसी को देखते हुए उसी स्टेशन को देखते हुए अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि जब अभी कर्नाटक में आपने रिपोर्ट कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो क्रैक पड़ रहे हैं, क्रैक कैसे पड़ रहे हैं वो भी देखने लायक है कि आखिर वहां क्या हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रुड़की की, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के माहीग्रान मोहल्ले में देर रात चोरों ने बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में भी जुट गई है। वहीं यहां यह भी बता दें कि एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम एक सेट सुनने का था,
वो मैंने नहीं चले बक्से में, बहुत बड़ा बक्सा मेरी बहू के, उसमें सारा बर्तन था बिहार का जुगा, तो उसके अंदर मैंने रखा था, जिससे कोई समझे भी रहा इसमें कोई चीज रखते हैं। अच्छा, और जी क्या कहा, एक चांदी की पजेब थी और मेरा 1.5 लाख रुपया था, वो तो नहीं चले बक्से में। तब बर्तन बहुत था बहू का, उसमें तो सारा बहू का था, वो खाली कर दिया कि वो मटका सा बचा तांबे का बस, और कुछ नहीं, वो भी चरपाई पे से रखा मिला। और जो उसके ऊपर वो पेटी थी बड़ी वाली, उसमें तो सारा कपड़ा ही कपड़ा, बर्तन ही बर्तन, मेरे घर के खाने पीने के भी और वैसे भी मैंने भर के रखे थे, वो जो लेने देने के होते सेट थे, कुछ नहीं छोटा, चदरे 8-10 होंगी। तो यहाँ पे ये जब मैंने आके देखा तो ये सब सामान खुला पड़ा है और सब कुछ सामान यहाँ से खत्म था। तो फिर इनसे मैंने पूछा क्या क्या चोरी हुई है, तो इन्होंने आपको बताया ही है अपने मुंह से। तो मैंने ये खबर 112 पे की है, फिर विपिन सर आए, उन्होंने यहाँ जांच करी है और आप लोग आए हैं, आप लोगों को फोन करके बोला। ये तो सर इन्होंने बताया पप्पो ने, क्योंकि इन्हीं के हाथ का रखा हुआ था, किसी को इन्होंने हमें तो बता रखा था कितना सामान है, क्योंकि सब चीज इनके हाथ में ही था, घर ही नहीं का है। तो वहीं उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहरुख और जावेद के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि एसआई जसपुर कौशल भाकुनी ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के चलते ही पुलिस टीमों का गठन भी किया गया और भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बता दें कि इनकी निशानदेही पर चोरी की 2 अन्य बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। ये दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं, ये कहना था, और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में चोरी के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जसपुर के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें कल दिनांक 7/1/2023 को दौरान चेकिंग भगवंतपुर मोड़ पर 2 व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा और अन्य चोरियों को भी अंजाम। तो खबर विकासनगर से, जहां ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन का असर पचवादून क्षेत्र में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्राम प्रधानों ने सांकेतिक रूप से ब्लॉक मुख्यालयों के बाहर धरना देते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है अभी इन्होंने 1 जनवरी से जो एमएस का वो जो अटेंडेंस का वो किया है इन्होंने कि मनरेगा में जो भी मजदूर दिहाड़ी करने आएंगे उनके सुबह और शाम को अटेंडेंस होनी और दिन में। तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी काफी जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, तो हर जगह पे नेटवर्क की व्यवस्थाएं भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है सरकार जबरदस्ती का वो हमारे ऊपर ना थोपे कि जिससे जो है कोई भी प्रधानगण काम ना कर पाए। इसका जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये जो मनरेगा में जो नया आदेश जारी हुआ है 1 जनवरी से, कि जो भी कार्य होगा उसमें मोबाइल मॉनिटरिंग होगी और 2 बार उसमें जो है ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। तो हमारा ये मानना है कि हमारी ज्यादातर ग्राम पंचायतें दुर्गम क्षेत्रों में है, जहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो वहाँ पे किस तरह से ये मोबाइल नेटवर्किंग काम करेगी, तो इस तरह से तो जो है हमारे कार्य में बाधा आएगी। जटिल योजना को और जटिल कर दिया गया है, तो इसलिए रोजगार और विकास कार्यों में दिक्कतें। तो वहीं शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में टनकपुर खनन कारोबारियों ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही जिसमें खनन कारोबारियों ने
अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सूत्री मांगों के बारे में अवगत भी कराया, जिसमें कहा गया है कि 1 महीने से लगातार अवैध खनन पर सामग्री की चांदी काटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यह भी कहा गया है कि चलती क्षेत्र से बिना काटा पर्ची के और 9 टन खनन सामग्री के रवाना पर 20 से 30 टन ओवरलोडिंग अवैध खनन सामग्री टनकपुर लाई जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रोक लगाने की गुहार लगाई गई। शक्तिमान यूनियन अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने अपनी मांग पूरी न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेशों की खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिसके चलते ही शक्तिमान यूनियन के अंतर्गत चलने वाले सभी व्यापारियों में काफी आक्रोश भी है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।